Hello and good morning. I hope I am audible and I am located some 1,000 kilometers away from Delhi. लेकिन कुछ भी संभव है और क्लास हो रहा है। टेक्नोलॉजी का ये अद्भुत। वैसे लास्ट टाइम कुछ लोग थोड़ा कंप्लेन कर रहे थे कि वो जो आप खड़ा होकर पढ़ाते हो या मुझे लगता है वो सिर्फ एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है और इसका अपना मज़ा है। इस तरह से पढ़ने पढ़ाने का। चलिए शुरू करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, अब मुझे तो रिकॉल करना पड़ेगा ना कौन सा टॉपिक से शुरू हुआ था। कहाँ कल मैंने आप लोगों को छोड़ा था। आई थिंक वी डिड व्हाट वी डिड। किंग कल क्या किया था। कल किया था सेकंड साइकिल ऑफ इरोजन। ओके, अब मुझे याद आ गया। आज करते हैं इरोजनल सरफेस। इरोजनल सरफेसेस या अपर्दन सतहें। इरोजनल सरफेस, अपर्दन सतहें। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग पहले बात करते हैं कि इस विषय में है क्या। अगर प्रश्न आता है अपर्दन सतहें क्या हैं, तो आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड प्रोडक्ट ऑफ इरोजनल साइकिल या जियोमॉर्फिक साइकिल, यानी अपर्दन सतहें किसी भी अपर्दन चक्र के अंतिम उत्पाद्य होते हैं। अंतिम उत्पाद्य मतलब एंड प्रोडक्ट। जैसे पेनी प्लेन, पेनी प्लेन एक इरोजनल सरफेस है, एक अपर्दन सतह है। कॉन्सेंट्रेशन से सुनो। तो इरोजनल सरफेस का मतलब क्या है? अपर्दन सतह। जैसे पेनी प्लेन, अब मान लो कि डेविस का अपर्दन चक्र ये एंड करता है पेनी प्लेन में, संप्राय मैदान में, तो संप्राय मैदान एक अपर्दन सतह हो गया। ये अपर्दन सतह का विशेषता क्या होगा? किस जलवायु में बना, किन प्रक्रियाओं से बना, क्रियाविधियां क्या थी, भूआकृतिक प्रक्रम कौन से थे, उनका स्वरूप क्या होगा, उनकी संरचना क्या है, वहां पर नदियों एवं धाराओं का स्वरूप कैसा होगा, अवसादों का निक्षेपण किस प्रकार से हुआ है, पर्वतों के अवशिष्ट किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, उसके उदाहरण क्या है, फिर पेनी प्लेन के प्रकार क्या है। इस तरह से हम लोग अगर पेनी प्लेन के विषय में अगर बहुत डिटेल्ड स्टडी करने लगेंगे, तो अपर्दन चक्र का जहां पर अंत हुआ डेविस में,
उस अपर्दन सतह पर अब रिसर्च करना है कि उसका स्वरूप कैसा है, उसकी संरचना कैसे है, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसमें ढाल कैसा है, उसमें नदियों का स्वरूप कैसे है। वैसे ही मान लेते हैं कि शुष्क जलवायु में भी अपर्दन चक्र चला, जैसा कि एलसी किंग में आपने देखा। तो शुष्क जलवायु में जो अपर्दन चक्र चला है, उसका अंतिम उत्पाद, उसका एंड प्रोडक्ट क्या है? पेडी प्लेन। डेविस का अंतिम उत्पाद्य क्या है? पेंक का अंतिम उत्पाद्य क्या है? किंग का अंतिम उत्पाद्य क्या है? क्रिकमे का अंतिम उत्पाद्य क्या है? और भी हो सकता है। स्ट्रॉलर का अंतिम उत्पाद्य क्या है? तो अगर हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे, भाई अलग अलग विद्वानों ने जिन्होंने भी साइक्लोफिरोजन की कल्पना की और साइक्लोफिरोजन सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, उन सभी लोगों ने अपने अंतिम उत्पाद्य के स्वरूप और संरचना के विषय में क्या लिखा और भूआकृतिक प्रक्रमों की जो प्रक्रियाएं थी, क्रियाविधियां थी, उनका परिणाम क्या सामने आता है और पर्वत अवशिष्ट के रूप में किस प्रकार से प्राप्त होगा। ये हमारा विश्लेषण का विषय है आज का। और देखो, हमने सुबह सुबह एक स्मूदी पी लिया है। पालक, बेबी पालक, बादाम, आधा कप दूध और उसमें एक आधा सेव। अब इसको पीस करके पी लो। देखो, स्टेबल रहोगे कम से कम 2 घंटे, बड़े आराम से ऊर्जावान रहोगे। देखिए, अपर्दन सतहों का अर्थ क्या है? डेविस का क्या था बताओ पहले? पेनी प्लेन था ना। डेविस ने पेनी प्लेन की बात की। पेंक ने, जल्दी बताओ, एंड रूम्फ की बात की। किंग ने, बोलिए, पेडी प्लेन की बात की। क्रिकमे ने पैन प्लेन की बात की। और स्ट्रॉलर का अंतिम उत्पाद्य भी पेनी प्लेन ही है, लेकिन स्पेलिंग अलग कर दिया स्ट्रॉलर ने। PLANE की जगह PLAIN कर दिया। एक ही बात है, अमेरिकन इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा सा लोग फर्क करते हैं, एक ही शब्द है। तो दोनों, ये सबका अंतिम उत्पाद्य है साइक्लोफिरोजन का। अब आगे चलते हैं, देखते हैं अपर्दन सतह का मीनिंग क्या है। पहले तो मीनिंग, डेफिनीशन, फिर उनकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। विशेषताएं क्या है? फिर उनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, फिर उनका क्लाइमेटिक एसोसिएशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्लाइमेटिक एसोसिएशन। किस क्लाइमेट में वो किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो आप लिखिए मीनिंग। देखो, अपर्दन सतह का तात्पर्य है भूआकृतिक प्रक्रमों के अपर्दनात्मक एवं निक्षेपात्मक दोनों ही क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न वह निम्न भूमि, दोनों ही क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न वह निम्न भूमि जो
आप लोगों का एसएमएस मेरे पास आ गया। श्वेता, गुड मॉर्निंग। हर्षित अग्रवाल, कल क्लास रहेगी या ऑफ रहेगी? कल क्लास बिल्कुल रहेगी, ऑफ नहीं रहेगी। गीता बल्लभी, गुड मॉर्निंग। अब तुम लोग मुझे लिख सकते हो एसएमएस और हम आपके एसएमएस को पढ़ सकते हैं। प्रियदर्शनी, गुड मॉर्निंग। अतुल शर्मा, सर्वेश, ओके। अब विजिबल हो गया सबका मैसेज। हर्षित अग्रवाल, बिल्कुल कल रहेगी क्लास। मानसी जायसवाल, काफी समय बाद आपका लाइव दिखा। सुमन यादव, गुड मॉर्निंग। चलो ओके, वेल डन, पढ़ा जाए। तो मीनिंग में मैंने लिखवाया कि इरोजन सरफेसेस क्या है। इरोजन सरफेस का पता नहीं क्या लिखवा दिया। लिखवाया कि निक्षेपात्मक एवं अपरदनात्मक क्रियाओं के से उत्पन्न निम्न भूमि होते हैं तथा ये किसी भी अपर्दन चक्र के अंतिम उत्पाद्य हो सकते हैं। अपर्दन चक्र के अंतिम उत्पाद्य होते हैं, हो सकते हैं नहीं, अपर्दन चक्र के अंतिम उत्पाद्य होते हैं। अभी नहीं यार, बस हो गया मेरा, वापस ले जाओ। ठीक है, हो गया हो गया। अपर्दन चक्र के अंतिम उत्पाद्य होते हैं। ओके, अब लिखो लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ। डेफिनेशन क्या है? नहीं रुको, मीनिंग में थोड़ा एक लाइन और लिखो। लिखो, चूंकि अपर्दन सतहों का निर्माण में निक्षेपात्मक क्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं, अतः निक्षेपात्मक क्रियाएं भी सम्मिलित होती है, अतः इनका नामकरण अपर्दन सतह के रूप में उचित नहीं है। परंतु चूंकि ये अपर्दन चक्र के अंत्यावस्था है, अपर्दन चक्र के अंत्यावस्था है, अतः अब एसएमएस में फी के बारे में लिख रहे हो क्लास के बीच में। फी इज नॉट माई कंसर्न। हिंदी माध्यम में वैसे ही इंग्लिश में 47 है, तुम पता कर लो। हिंदी माध्यम में 35 कर दिया। फी का मुद्दा रहे तो एडमिशन मत लिया करो।
कई बार हम बहुत कठोर और अजीब से इंसान दिखते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है ना कि लोग कितना भी कर लो कुछ ना कुछ शेष रह जाता है। जैसे जीएस वाले में भी हम देखते हैं कि इतना नॉमिनल फी है, और उस जीएस में एक एक टीचर, और कहाँ से टीचर आएगा? यही तो सारे लोग हैं जो कि पिछले 10-15 साल से मुखर्जी नगर में रूल कर रहे हैं। उसमें भी लोग ड्रामा, तो मुझे तो ये ड्रामा ना आप लोग से बंद कर दो, और मुझे लिखा मत करो इस तरह की चीज़ें। हमारे पास वही लोग आए हैं जो तीस भी फी कर देंगे तब भी ड्रामा रहेगा। मैंने देखा है ना लाइफ में, 25 कर देंगे तब भी ड्रामा रहेगा, फ्री कर देंगे तब बोलेगा अच्छे से पढ़ाता नहीं। ये सब नौटंकी बंद कर दो और मुझे इरिटेट मत करो। आप लोगों की हिम्मत नहीं होनी चाहिए इस तरह का एसएमएस लिखने की, वो भी इन द मिड्स ऑफ द क्लास। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे कोई समस्या है तो व्हाट्सएप पे आप लिख सकते हो। क्लास के बीच में कितना उचित है, पता नहीं आप लोगों को बुद्धि है भी या नहीं, क्या बोलूँ। छोड़ो, चलो मीनिंग हो गया। डेफिनेशन, मीनिंग में मैंने आपको कहा कि अपर्दन सतह कह तो रहे हैं, पेनी प्लेन अपर्दन सतह है, संप्राय मैदान। लेकिन क्या संप्राय मैदान में निक्षेपण नहीं होगा? नदियां जब वितरिकाओं का निर्माण कर रही हैं तो वहां विक्षेपण भी तो होता है। तो पेनी प्लेन सिर्फ अपर्दन सतह नहीं है, उसमें निक्षेपात्मक क्रियाएं भी हो रही है। इसलिए अपर्दन सतह कहना अनुचित है कई विद्वानों के अनुसार। लेकिन फिर ये बात आती है कि ये तथ्य भी सत्य है कि अपर्दन सतह अगर न कहें तो उनको क्या कहा जाएगा? अपर्दन सतह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अपर्दन चक्र के अंतिम उत्पाद्य है, हालांकि उनका स्वरूप निक्षेपण से भी बना होता है। ये बात उसके इंट्रोडक्शन में जरूर लिखनी चाहिए। डेफिनेशन में आओ और लिखो अपर्दन सतह से तात्पर्य, अपर्दन सतह से तात्पर्य भूआकृतिक चक्र के अंतिम उत्पाद्य अथवा अंतिम उत्पाद्य अथवा अंत्यावस्था से है, जहां अपर्दनात्मक क्रियाएं शैल प्रतिरोधिता के समतुल्य हो जाती है एवं साम्यावस्था की परिच्छेदिका की प्राप्ति होती है। साम्यावस्था की परिच्छेदिका की प्राप्ति होती है। यह एक निम्न उच्चावचीय दशाओं से युक्त निम्न उच्चावचीय दशाओं वाला, ऐसा करो, निम्न उच्चावचीय दशाओं वाला क्षीण स्थलाकृतियों फेंट टोपोग्राफी
लो रिलीफ फेन टोपोग्राफी, क्षीण स्थलाकृतियों से युक्त लगभग समतल भूमि, पूरी तरह नहीं, लगभग समतल भूमि होती है जहां निक्षेपण एवं अपर्दन दोनों के अवशेष समेकित रूप से प्राप्त होते हैं, समेकित रूप से प्राप्त होते हैं। अब आप विशेषता में क्या है? पहली विशेषता है अपर्दन चक्र की अंत्यावस्था है, दूसरी है निम्न उच्चावचीय दशाओं से युक्त है, तीसरा है क्षीण स्थलाकृति है, क्षीण स्थलाकृति है, चौथा है अपर्दन प्लस निक्षेपण दोनों से निर्मित है, फिर है लगभग समतल भूमि, लगभग समतल भूमि होता है, फिर प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था की परिच्छेदिका, साम्यावस्था की परिच्छेदिका को दर्शाती है, इसमें बेस लेवल की प्राप्ति होती है, बेस लेवल की प्राप्ति होती है, ढाल ढाल प्रवणता न्यूनतम होती है, ढाल प्रवणता न्यूनतम होती है, और और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपर्दनात्मक शक्तियां इज आइदर इक्वल टू और लेस देन लिथोलॉजिकल रेजिस्टेंस, यानी शैल प्रतिरोधिता,
इतनी विशेषताओं को तो लिखना चाहिए। ओके, अब आओ क्लासिफिकेशन पे। तो जब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो अपरदन सतहों का क्लासिफिकेशन देखो इस तरह से है। पहला है पेनी प्लेन, पेनी प्लेन लिखो या PLN लिखो, एक ही बात है। दूसरा होगा पेडी प्लेन, आजकल PLAIN का ही प्रयोग किया जाता है। तीसरा है पैन प्लेन, पैन प्लेन। चौथा है वही एंड्रोम, एंड्रोम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पेडी प्लेन जैसा ही दिखता है, लेकिन फिर भी थोड़ा अंतर है। पांचवा होगा इच प्लेन, छठा होगा एक्सयूम्ड सरफेस, अनावृत, अनावृत सतह। बाकी जो भी लिखा हुआ है ये सब का हिंदी वही है, पैन प्लेन, एंड्रूम, इच प्लेन, सब ऐसे ही हिंदी में भी यही लिखा जाता है। आप लोगों को कम से कम ये 6 प्रकार के अपरदन सतह को पढ़ना है। अब आइए पेनी प्लेन पे। तो पेनी प्लेन क्या है, इसमें क्या क्या लिखेंगे आप? तो सबसे पहले तो क्या करना है कि जो मैंने अपरदन सतह की 8 या 9 विशेषताएं आपको बताई, तो वो भी इसमें लिखना होगा, सब में लिखना होगा। आपको मैंने एक ऐसा सूत्र दे दिया कि कोई भी अपरदन सतह आए तो परिभाषा जो ऊपर में लिखवाया और जो नीचे में विशेषता लिखवाया, इन्हीं सभी विशेषताओं को डिटेल से लिखना है ना। तो पेनी प्लेन में और क्या विशिष्ट क्या लिखोगे? तो विशिष्ट में क्या हम लोग को लिखना चाहिए, इसकी परिभाषा में थोड़ा अंतर आ जाएगा, है ना, क्योंकि डेविस का अपना विचार है। फिर इसकी संरचना पे लिखना होगा, फिर पेनी प्लेन का प्रकार क्या है और उदाहरण क्या है, ये भी आपको अलग से लिखना पड़ेगा, तब आपका एक डिटेल स्टडी बन जाएगा। तो हम लोग चलते हैं पेनी प्लेन पे क्या है, यानी संप्राय मैदान क्या है, पेनी प्लेन क्या है, इसमें कैसे लिखा जाएगा। देखो पहले एन प्रोडक्ट ऑफ डिवीजन साइकिल, यह डेविस के अपरदन चक्र की का अंतिम परिणति है, अंतिम उत्पाद्य है। ये समझ में आया? डेविस के अपरदन चक्र का अंतिम उत्पाद्य है। दूसरा, समशीतोष्ण जलवायु में जहां नदियां सदा नीरा है, संप्राय मैदान की प्राप्ति होती है। यहाँ नदियां सदा नीरा है, संप्राय मैदान की प्राप्ति होती है। ये है पेनी प्लेन, और लिखो इसमें बहुत सारा पॉइंट है। पेनी प्लेन का अर्थ है पेनल्टीमेट प्लस प्लेन, दो शब्दों से बना है पेनल्टीमेट प्लस प्लेन। पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है कि अंतिम से एक पहले, देखो अंतिम से एक पहले या अंतिम से पूर्व जो होता है वो पेनल्टीमेट प्लेन कहा गया है। आगे लिखिए, देखो चूंकि डेविस का अंतिम उत्पाद्य पेनी प्लेन है जो एक तरंगित सतह है तथा कालांतर में इसी तरंगित सतह पर कालांतर में इसी तरंगित सतह पर
पुनः पर्वतीय उत्थान की कल्पना की गई है। पुनः पर्वतीय उत्थान की कल्पना की गई है तथा द्वितीय अपर्दन चक्र या नए अपर्दन चक्र का प्रारंभ। नए अपर्दन चक्र का प्रारंभ यानी चूंकि नए अपर्दन चक्र के ये एक पहले की दशा है, इसलिए इसका नाम पेनल्टीमेट प्लेन हो गया है ना। फिर से उत्थान होगा, फिर से अपर्दन चक्र होगा, इसलिए इसका नाम पेनल्टीमेट प्लेन रख दिया गया। जबकि हिंदी में इसका हिंदी रख दिया गया है समप्राय मैदान। तो समप्राय मैदान से पेनी प्लेन का अर्थ नहीं निकलता है, बिल्कुल नहीं निकलता है। ये पेनल्टीमेट प्लेन है। लिखो, शाब्दिक अर्थ में पेनी प्लेन लगभग समतल मैदान है जिसकी परिच्छेदिका अवतलोत्तल मानी गई है। जिसकी परिच्छेदिका अवतलोत्तल मानी गई है। तो ये आपको समझना है कि पेनल्टीमेट प्लेन एक समतल मैदान नहीं है, समप्राय मैदान ही है। और इसका कॉन्वेक्सो कॉनकेव प्रोफाइल होगा। नेक्स्ट लिखो, समशीतोष्ण जलवायु में सदा नीरा नदियों के द्वारा या अपर्दन चक्र से इसका निर्माण होता है। ये तो मैंने लिखवाया। फिर लिखो, पेनी प्लेन एक आदर्शवादी संकल्पना है जो व्यवहारिकता से परे है, क्योंकि डेविस के अपर्दन चक्र के लिए दीर्घकालिक भूपर्पटीय स्थायित्व चाहिए। भूपर्पटीय स्थायित्व की आवश्यकता है। भूपर्पटीय स्थायित्व की आवश्यकता है जो भूदृश्य पर असंभव है। अतः पेनी प्लेन एक सैद्धांतिक एवं काल्पनिक भूदृश्य है, न कि वास्तविक। न कि वास्तविक। लिखो, पेनी प्लेन की संरचना है। पहला लिखो, पर्वतों के अवशिष्ट मोनैडनॉक्स के रूप में प्राप्त होते हैं।
जो उत्तल एवं गोलीय कठोर ग्रेनाइट के गुंबदाकार संरचनाएं होती है। फिर लिखो दूसरी विशेषता, घाटी का स्वरूप वृहत अवतल यू आकार की होती है। वृहत अवतल यू आकार की होती है। तीसरा, नदियां वितरिकाओं में विभक्त प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट, नदियों में विसर्पण गोखुर झील तथा यत्र तत्र अवसादों के निक्षेप से युक्त संरचनाएं होती है। फिर लिखो, पेनी प्लेन में ग्रेडेड स्लोप प्रवणित ढाल की भी प्राप्ति होती है। ग्रेडेड स्लोप यानी प्रवणित ढाल की भी प्राप्ति होती है। ये इसकी संरचनात्मक विशेषता होती है। इसी में आप ये भी लिख सकते हो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव प्रोफाइल भी है, वो भी संरचनात्मक विशेषता ही है इसकी। और कॉन्वेक्सो कॉनकेव प्रोफाइल डायग्राम बना करके अब यहाँ पर एक ऐसा डायग्राम बना सकते हो पेनी प्लेन को दर्शाने के लिए, जिसमें इस तरह से मोनैडनॉक्स जहाँ तहाँ मिलते हैं। यहाँ देखो, ये गोखुर झील इस तरह से, ये गोखुर झील यहाँ पर एक बना दो, एक यहाँ बना दो, ये गोखुर झील है ना। और यहाँ से नदी का ये इस तरह से तरीकाओं में वितरण हो रहा है, नदी इस तरह से बह रही है। तो ये है पेनी प्लेन का डायग्राम। इसमें मोनैडनॉक्स कहाँ है, ये जो फीचर से मोनैडनॉक है, ये फीचर क्या है,
ऑक्सबो लेक है, और ये जो धाराएं दिख रही है ये सब धाराएं क्या हैं? वितरिकाएं हैं, वितरिकाएं हैं। ये तो मोनैडनॉक यहाँ पर है। ये है पेनी प्लेन का उदाहरण। पेनी प्लेन का विहंगम दृश्य। विहंगम का मतलब होता है विहग, विहग मतलब पक्षी, पक्षी ऊपर से जो देखता है ना, टॉप व्यू, जिसको हम लोग सैटेलाइट व्यू कहते हैं, सैटेलाइट व्यू ऑफ विहंगम दृश्य ऑफ पेनी प्लेन। आशा है ये आपने ड्रॉ कर लिया होगा। अब पेनी प्लेन का प्रकार आते हैं। पेनी प्लेन का, पेनी प्लेन पे ना वो पूरा का पूरा वो 8-9 विशेषता लिखना है जो अपर्दन सतह में मैंने लिखवाया था। अब है पेनी प्लेन का प्रकार। तो सबसे पहला होता है इनिशियल पेनी प्लेन, यानी प्रारंभिक। प्रारंभिक पेनी प्लेन क्या है? लिखो, पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों के मार्ग में अवरोध तथा तत्पश्चात नदियों के द्वारा पर्वतों के तीव्र अपर्दन से, पर्वतों के तीव्र अपर्दन से मैदान एवं पर्वतों के गोलीय अवशेष शेष रह जाते हैं, जिन्हें प्रारंभिक पेनीप्लेन कहते हैं। जैसे हरिद्वार, हरिद्वार के पास जैसे हरिद्वार के पास प्रारंभिक पेनीप्लेन का निर्माण हुआ है। आप देखोगे हरिद्वार अगर गए होगे, तुम लोग तो कहीं जाते ही नहीं हो। तुम लोग जब कुछ बन जाओगे, जब पैसा आएगा, तब कहीं जाओगे, तब तक उम्र निकल जाएगी, जिम्मेदारियां आ जाएंगी। खैर छोड़ो ये सब बात। तो हरिद्वार के पास प्रारंभिक पेनीप्लेन का निर्माण हुआ है। वहां जाओगे देखोगे बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं हिमालय से निकल करके वहां फैल रही हैं, और शिवालिक को बिल्कुल बीच से बड़ा बड़ा वैली काट करके, और शिवालिक वहां पे सिर्फ इस तरह से, जो शिवालिक कभी इस तरह से था, ये शिवालिक अब कुछ इस तरह से कट करके हो गया है वहां पर, और यहाँ से नदियां इस तरह से निकल रही है, यहाँ से भी नदी निकल रही है, तो ये इधर से नदी निकल रही है। तो ये शिवालिक का स्वरूप अब वहां पर प्राप्त हो रहा है हरिद्वार के पास। ये प्रारंभिक पेनीप्लेन है, क्योंकि वहां पे नदियों ने बहुत भीषण कटाव किया। यहाँ पे इस तरह से ये पूरा कटाव होकर के इस तरह से बन गया है। अब
जैसे मानो मनसा देवी पीक है वहाँ पे, तो ये वही है ना, मनसा देवी पीक इसी तरह से पीक पीक रह गया है। बाकी हरिद्वार के आसपास जो पहले पर्वतीय था वो बिल्कुल फ्लैट हो गया है वहाँ पे, प्रारंभिक पेनी प्लेन है वो। दूसरा होता है कंपोजिट पेनी प्लेन। देखो, जब कई प्रारंभिक प्लेन आपस में संयुक्त हो जाते हैं, जब कई प्रारंभिक पेनी प्लेन आपस में संयुक्त हो जाते हैं, हेलो हेलो। देखो, जैसे बी है हमारा कंपोजिट, यानी युग्मित। कंपोजिट का हिंदी क्या होगा? यानी जब कई सारे पेनी प्लेन आपस में जुड़ जाएं। कंपोजिट पेनी प्लेन यानी कई पेनी प्लेन आपस में जुड़ जाएं, जैसे देहरादून के पास दून, या जैसे देहरादून है ना, जैसे देहरादून इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा। कई पेनी प्लेन आपस में जुड़ करके कंपोजिट पेनी प्लेन का निर्माण करते हैं। ये कई पेनी प्लेन का मतलब है कई इनिशियल पेनी प्लेन, याद रखना है इसको, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। कई प्रारंभिक पेनी प्लेन जुड़ करके, युग्मित होकर के तब कंपोजिट पेनी प्लेन बनता है। तीसरा है अपलिफ्टेड, उत्थित पेनी प्लेन। उत्थित पेनी प्लेन क्या है? उत्थित पेनी प्लेन में जाओगे तो लिखो, जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है छोटा नागपुर का पठार। देखो, अपर्दन चक्र के परिसमाप्ति पर संप्राय मैदान प्राप्त होता है, परंतु कालांतर में इन मैदानों के पुनरुत्थान से पुनः नदियों में पुनर्युवन, निक पॉइंट वाटरफॉल
इत्यादि का निर्माण निक पॉइंट, वाटरफॉल इत्यादि का निर्माण होता है, जिससे यह भूदृश्य पेनी प्लेन से पृथक दिखता है, पृथक दृश्य होता है पेनी प्लेन ही, लेकिन इसमें नदियों में पुनर्जीवन दिखेगा, निक पॉइंट्स दिखेगा, वाटरफॉल दिखेगा। जैसे रांची का पठार इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है, और लिख सकते हो कि रांची के पठार में या छोटानागपुर में हिमालय के उत्थान क्रम में पुनः उत्थान हुआ था। छोटानागपुर का हिमालय के उत्पत्ति क्रम में पुनः उत्थान हुआ था। तो छोटानागपुर एक अपलिफ्टेड पेनी प्लेन का उदाहरण है। इसके बाद आओ डी, एक्ज्यूम्ड पेनी प्लेन। एक और होता है एक्ज्यूम्ड, EXHU, एक्ज्यूम्ड पेनी प्लेन। अनावरित संप्राय मैदान क्या है? उदाहरण लिखो पहले, यह है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड देखो, जो संप्राय मैदान अवसादों के द्वारा आवरित होता है, प्राचीन पेनी प्लेन, जो प्राचीन पेनी प्लेन अवसादों के द्वारा आवरित होता है, परंतु कालांतर में पुनः उत्थान होने से, पुनः अपर्दन होने से आवरित पेनी प्लेन दृश्य हो जाते हैं। आवरित पेनी प्लेन दृश्य हो जाते हैं, उन्हीं को एक्ज्यूम्ड पेनी प्लेन कहा जाता है। वही अनावरित पेनी प्लेन होंगे। नेक्स्ट आइए, और पेनी प्लेन के बाद दूसरा है पेडी प्लेन। अब इसमें क्या क्या लिखोगे? एलसी किंग की संकल्पना है, एरिड, सेमी एरिड अथवा सवाना, अपर्दन चक्र की अंतिम परिणति है। जलवायु के बारे में बात करो, एलसी किंग के बारे में बात करो। फिर इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है पेड प्लस प्लेन। पेड प्लस प्लेन, पेड का अर्थ है मृदा या अवसादी संस्तर। अवसादी संस्तर से निर्मित मैदान, वह मैदान जो अवसादी संस्तर से निर्मित हो, उसको पेडी प्लेन कहते हैं। अब पेडी प्लेन कैसे बना है, बनने की क्रियाविधि क्या है? इसमें लिखना होगा
समानांतर निवर्तन की क्रिया से बना है। क्रियाविधि है समानांतर निवर्तन। और क्या है? पेडीप्लेनेशन। आप लोगों को याद होगा कि हमने पेडीप्लेनीकरण बताया था, और पेडीप्लेनीकरण का दो भाग था। एक था पेडिमेंटेशन, दूसरा था एस्कार्प रिट्रीट, यानी पेडिमेंटीकरण और कगार निवर्तन। ये दोनों क्रियाओं को मिलकर के पेडिप्लेनेशन कहते थे। और पेडिमेंटेशन का अर्थ था, अगर आपको याद हो, शीट इरोजन, सतही अपरदन या चादरी अपरदन, और दूसरा कैविटेशन, गुफा निर्माण। ये तो पहले पढ़ाया होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं अद्भुत है जो कि नया कहा जा रहा है। तो आप पूरी क्रियाविधि को भी डिस्कस करो। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि पेडीप्लेन का स्वरूप क्या है। पेडीप्लेन का स्वरूप क्या है, स्वरूप एवं संरचना क्या है। तो आपको याद होगा हमने पेडीप्लेन का एक डायग्राम बनाया था, है ना। उसी डायग्राम को बनाई और यहाँ पर हमने इस तरह से बनाया था संरचना। इस तरह से संरचना बनाया था और हमने आपको बताया था कि इसमें 4 फीचर्स होते हैं। पहला क्या था? कोपेस एंड डेब्रिस रॉक। अब याद नहीं है तो इसमें टीचर बेचारा क्या करेगा, याद है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या था? प्लाया लेक। तीसरा क्या था? पेडिमेंट। चौथा क्या था? बहादा। अब इन चारों के विषय में आपको लिखना है। यही है तुम्हारा पेडीप्लेन। कायदे से तो पढ़ाना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को जरूर पढ़ाते हैं कि कम से कम आ जाए प्रश्न यूपीएससी में, तो वहाँ पे एकदम से स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि भाई क्या लिखना है, किस सीक्वेंस में लिखना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आप सब समझ रहे हो, लेकिन कैसे लिखना है इसके लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं इस टॉपिक को। स्वरूप एवं संरचना पेडीप्लेन का। अब आगे देखिए, कोपेस एंड डेब्रिस रॉक क्या है, प्लाया क्या है, पेडिमेंट क्या है, बहादा क्या है, इस पूरे को आप अच्छे से पढ़िए और लिखिए। डायग्राम को पूरा करिए। स्वरूप एवं संरचना हो गया, ये है हमारा पेडीप्लेन। अब पेडीप्लेन के बाद चलेंगे एंड रूम्फ। एंड रूम्फ कभी आएगा नहीं, लेकिन एंड रूम्फ में क्या क्या होता है आपको पता है। इंसेलबर्ग है, शुष्क जलवायु हो जाता है, पहले आर्द्र जलवायु है। उत्पत्ति का कारण क्या है एंड रूम्फ का? पैरेलल रिट्रीट एवं स्लोप रिप्लेसमेंट फ्रॉम बिलो, जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको आगे, स्लोप सिद्धांत पे पढ़ाएंगे। ये आपको करना है, पेडीप्लेन, एंड रूम्फ। और एक और आप इसमें अगर देखना चाहो तो हमने कल मेंडरिंग पढ़ाया है इंग्लिश वालों को, वो इसमें शो है। क्या करें, कोई बात नहीं है, आपको ही पढ़ाएंगे। आप ये मत सोचना है कि आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्या कर दिया हमने पेडीप्लेन। अब आया पेडीप्लेन, पढ़ा दिया। अब है हमारा पैन प्लेन। पैन प्लेन क्या है? पैन प्लेन का मॉडल आपको
समझाना होगा और इसको डिटेल से लिखना होगा, क्योंकि हम लोग इसको बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। मुझे 1 सेकंड का समय दो। हम लोग कहते हैं कि आलोक रंजन तुम बहुत क्रोधी हो, एंगर आता है तुमको। मान भी लिया मैंने, लेकिन अब आप लोग देखो, मैंने 1 गिलास गर्म पानी के लिए कहा था कि 1 घंटे बाद मुझे 1 कप चाय और 1 गिलास गर्म पानी देना। तबीयत से पढ़ाना है मुझे आज, एकदम शांति से डिटेल्ड आंसर राइटिंग चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। फाइनली मैंने उठ कर के बिना नाराज हुए बोला लोगों को, अब शायद आ जाए। हम तो चाहते हैं कि तुम लोग जब बन जाओगे ना डीएम एस डीएम, तो तुम्हारा जो कर्मचारी है, तुम्हारा आधा सर तो वही खा जाएगा। तो देखना है कि कितना एंगर आता है तुमको भी, फ्रस्ट्रेट करता है बहुत। या देखा है मैंने कि एसडीएम बैठा हुआ है, एक व्यक्ति आया हाथ जोड़ कर के खड़ा हो गया, बोला कि मुझे भी घर का आवंटन कीजिए, बहुत गरीब है। अब उसके लिए स्कीम था ही नहीं, जिसे स्कीम में वो मांग रहा था, तो उसको एसडीएम ने अच्छे से समझाया कि आपके लिए नहीं है। लेकिन फिर वो बस किया कि हम भी गरीब हैं, हमारे घर के बगल में उसको मिल गया, उसको मिल गया, उसको मिल गया, सबको मिल गया, मेरा क्या अपराध है। तो अब कौन बताए कि भाई तुम्हारी जाति ये है तो तुमको नहीं मिलेगा, और उसको समझाते समझाते लोग थक गया। अब वहाँ पे रोना चिल्लाना, हाथ जोड़ना, कभी एंगर दिखाना, इस तरह के केसेस से डील करने का जब तुम्हारा आएगा ना नौबत, तुम्हारे समझ में भी कुछ नहीं आएगा कि क्या करें। चलो पढ़ते हैं। पैन प्लेन। देखो, पैन प्लेन की संकल्पना क्रिकमे के द्वारा प्रतिपादित की गई।
पैन प्लेन की संकल्पना क्रिकमे के द्वारा प्रतिपादित की गई। देखो, क्रिकमे ने डेविस के मॉडल में परिसंशोधन किया है। परिसंशोधन किया है क्योंकि डेविस की संकल्पना आदर्शवादी है। डेविस की संकल्पना आदर्शवादी है तथा व्यवहारिकता में सामान्य अपवर्तन चक्र एवं संप्राय मैदान के रूप में उसकी परिणति भूदृश्य पर प्राप्त नहीं होती। भूदृश्य पर प्राप्त नहीं होती। भूदृश्य पर प्राप्त नहीं होती। देखो, क्रिकमे ने डेविस के संकल्पनाओं में व्यवहारिकता का समावेश किया है। अतः इसे कुछ विद्वान डेविस के मॉडल का पूरक मॉडल मानते हैं। डेविस के मॉडल का पूरक मॉडल मानते हैं, न कि प्रतिस्पर्धी एवं विरोधी। न कि प्रतिस्पर्धी एवं विरोधी। देखो, क्रिकमे के अपवर्तन चक्र को पैनप्लेनेशन साइकिल की संज्ञा दी गई है। क्रिकमे के अपवर्तन चक्र को पैनप्लेनेशन साइकिल की संज्ञा दी गई है। पैनप्लेनेशन का अर्थ है, पैनप्लेनेशन का अर्थ है समतलीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें पार्श्व अपवर्तन के व्यापकता के कारण जिस अपवर्तन सतह का निर्माण होता है वह तश्तरीनुमा अवतल तथा यत्र तत्र कगारों से युक्त बाढ़ के मैदानों का
समावेशित चित्र है, समावेशित भूदृश्य है। लिखो नेक्स्ट। पैन प्रणेशन चक्र समानांतर निवर्तन की क्रिया पर आधारित है। समानांतर निवर्तन की क्रिया पर आधारित है। जिसमें भूद्रव्यमान का क्षरण अथवा द्रव्यमान संचरण नदी घाटी में होता है एवं विशाल आयतन वाली नदियां इन अवसादों को तटबंधों को तोड़कर बाढ़ के मैदान क्षेत्र में, फ्लड प्लेन्स पर, बाढ़ के मैदान क्षेत्र पर एक पतली चादर के रूप में निक्षेपित करते हैं या विस्तृत करते हैं। अर्थात पैन प्लेनेशन की क्रिया में पार्श्व अपरदन, तटबंधों का टूटना, पार्श्व अपरदन, तटबंधों का टूटना एवं पानी कहाँ है हमारा? नौ जल्दी वही चाहे दूसरा है। हाँ ये दूसरा बनाया हुआ है, उसको गर्म करके लाया हो? नहीं बनाया। सच बोल रहा। थैंक यू। पानी कहाँ है हमारा? हाँ और रख दो यहाँ पे। अरे तो क्या हो गया, तुम जब क्लास ले रहे हैं तुम ड्रामा कर रहा है क्या? इडियट कहीं का। सर थोड़ा सा भुंजा खा लिए थे, हे भगवान। एक पैकेट उसको दे दो ना, जाकर के एक पैकेट लेते जाओ जो खाया। एक खजूर देते जाओ वापस। ये भी वापस लेते जाओ, बाकी हम खा लिए हैं, ठीक है। पैन प्रणेशन की क्रिया पे आगे लिखो कि पैन प्रणेशन क्रिया में पार्श्व अपरदन, तटबंधों का टूटना, नदियों के द्वारा बाढ़, अवसादों का सर्वत्र वितरण एक चादर के रूप में। इसमें और लिखो तथा जल विभाजकों का अथवा पर्वतों का अथवा अंतःसरिता भूमि का, एक ही बात है,
अथवा अंतःसरिता भूमिका अंतःसरिता भूमिका अपर्दन एवं कगार के रूप में प्राप्ति, अपर्दन एवं कगार के रूप में प्राप्ति। अपर्दन एवं कगार के रूप में प्राप्ति। फिर लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ। लिखो क्रिकमे ने डेविस के अपर्दन चक्र की भांति अवस्था शब्द पर बल दिया है, अर्थात इनका मॉडल भी काल सापेक्षिक है। काल सापेक्षिक मॉडल है, अवस्था आधारित मॉडल है, जिसमें क्रिकमे ने युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था की कल्पना की है और डेविस के समतुल्य है। ये डेविस के समतुल्य है इस अर्थ में। अब लिखो पैन प्लेनेशन साइकिल तुम लोग को पढ़ाते हैं। इसमें देखो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले हम लोग डेवलप करते हैं कि पैन का मतलब क्या है, तश्तरी, और प्लेनेशन यानी समतलीकरण, यानी समतलीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार कार्य करे कि जहां नदियां और पर्वतों का तंत्र था वहां पर तश्तरी नुमा मतलब बिल्कुल फ्लैट संरचना मिले, पैन की तरह संरचना मिले। पैन की आकृति कैसे होती है, यानी पैन होता है बीच में बिल्कुल फ्लैट और किनारे में बिल्कुल कगार की तरह खड़ा, इस तरह से पैन होता है ना, इस तरह से पैन होता है। तो यहाँ पे देखो ये कगार जैसा ऐसा संरचना होगा और इस तरह से कगार बन गया, इस तरह से ये संरचना है। डेविस में अगर हम जाएंगे तो कॉन्वेक्सो कॉन्केव प्रोफाइल है, ये देखो अंतर है डेविस का, कम लोग समझते हैं इसको, समझो। ये डेविस साहब है और ये जो साहब हैं ये हैं हमारे
क्रिकमे का ये मैदान, क्रिकमे का पैन प्लेन ही है, ये पैन प्लेनेशन से प्राप्त हुआ, और ये डेविस का पेनी प्लेन है, ये पेनी प्लेन है। दोनों में अंतर देखो क्या है, एक में अवतलोत्तल परिच्छेदिका है और इस तरह से अंड्यूलेटिंग तरंगित मैदान है ये, लेकिन इसमें क्या है, तश्तरी नुमा मैदान है ये, और इसमें कगार मिलता है, ये जो पॉइंटेड है ना, ये कगार है। कैसे निर्माण होगा, कैसे पैन प्लेन है, स्वरूप क्या है, उदाहरण क्या है, अब हम इसको मॉडल में देखते हैं। पूरा मॉडल आपको पढ़ा देते हैं। लिखिए, युवावस्था, पैन प्लेनेशन साइकिल में सबसे पहले आएगा युवावस्था, वाई एम ओ, मेरा तो यही है, और अंतिम में ये पैन प्लेनेशन यहां पर हो जाएगा। तुम भी बना लो फटाफट, पैन प्लेनेशन हो जाएगा। ऑफलाइन क्लासेस जल्दी ही शुरू होने वाली हैं, लग रहा है दिल्ली में भी, विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। मैंने चाय फिनिश कर दिया, कंसंट्रेशन उसकी तरफ भी जा रहा था। देखो, यूथफुल स्टेज में लिखो, यूथफुल में लिख सकते हो डेविस की तरह, 100% डेविस की तरह है। जो भी आपने डेविस में लिखा है बिल्कुल वही होगा। तो यहाँ मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ लिखवाने की आवश्यकता है, क्योंकि यूथफुल स्टेज पैन प्लेनेशन साइकिल में और पेनी प्लेनेशन साइकिल में दोनों में एक ही है। लेकिन फिर भी आपको एक रिमाइंडर के रूप में कुछ बता देते हैं, कुछ लाइंस आप नोट डाउन कर लो। यूथफुल स्टेज में घाटी में लंबवत अपर्दन की क्रिया तीव्र होती है और तब तक कार्य करती है जब तक कि आधार तल की प्राप्ति न हो जाए। आधार तल की प्राप्ति, लंबवत अपर्दन, घाटी कर्तन की क्रिया तीव्र है, सरिताओं का निर्माण, और अवतल ढाल का निर्माण, वी आकार की घाटी का निर्माण, सब वैसे ही है। ये बिल्कुल वही है जो कि डेविस में आपने देखा था। ये देखो, वी आकार की घाटी और पर्वतीय शीर्ष, मैच्योर स्टेज में आओ, यहीं से अंतर उत्पन्न होगा पैन प्लेनेशन साइकिल का। अब मैच्योर स्टेज में कहते हैं, लिखो, अब मैच्योर और ओल्ड को लिखना पड़ेगा डिटेल से। लिखो, परिपक्वावस्था, इस अवस्था में घाटी में पार्श्व अपर्दन की क्रियाएं अत्यंत सशक्त होती हैं, जबकि डेविस में क्या है कि लंबवत अपर्दन की क्रिया धीरे धीरे क्षीण हो रही है और पार्श्व अपर्दन की क्रिया धीरे धीरे तीव्र हो रही है। लेकिन इनका क्या है कि यूथफुल स्टेज में ही लंबवत अपर्दन खत्म हो जाएगा, वहीं बेस लेवल की प्राप्ति हो गई। अब मैच्योर स्टेज में तो सिर्फ और सिर्फ पार्श्व अपर्दन है, और पार्श्व अपर्दन बहुत तीव्र दर से हो रहा है। तो लिखो, पार्श्व अपर्दन की क्रिया तीव्र हो जाती है, आधार तल की प्राप्ति हो चुकी है, तथा पर्वत समानांतर निवर्तन की क्रिया से अपरदित हो रहे हैं।
तथा द्रव्यमान संचरण की क्रियाविधि बैक वेस्टिंग है, पश्चक्षय है। तथा द्रव्यमान संचरण की क्रिया पश्चक्षय है। यहां ये पेंग के बिल्कुल नजदीक हो जाते हैं, पेंग से और एलसी किंग के नजदीक हो गए, तो ज्यादा एलसी किंग के नजदीक है। तो इन्होंने डेविस में जो ढाल परिवर्तन की क्रियाविधि है, तो डेविस में स्लोप डिक्लाइन है, ढाल पतन की क्रिया होती है। अब ढाल पतन क्या है मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, आपको बस एक क्लास और वेट करना है। लेकिन अंतर अभी समझना है कि जो ढाल परिवर्तन की क्रियाविधि है वह किंग में, जो किंग की है समानांतर निवर्तन की जो क्रिया है, उसी को पैन प्रणेशन साइकिल में उपयोग कर दिया है। यानी डेविस का मॉडल उठा लिया और उसमें किंग के अपर्दन का जो मैकेनिज्म है उसको डाल रहा है। तो लिखो, समानांतर निवर्तन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, द्रव्यमान संचरण पश्चक्षय से है किंग की तरफ, तथा घाटी में वैली वाइडनिंग प्रारंभ हो जाता है। समानांतर निवर्तन के कारण वैली वाइडनिंग प्रारंभ हो जाता है। समानांतर निवर्तन के कारण वैली वाइडनिंग की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। फिर लिखो, जिससे इंटरफ्लूव्स। अब देखो इंटरफ्लूव का कॉन्सेप्ट क्या है। इंटरफ्लूव, INTER, INTER। इंटरफ्लो का मतलब है, फ्लू मतलब जलधारा, इंटर मतलब मध्य, यानी जलधाराओं के मध्य एक नदी इधर है, एक नदी इधर है, और ये जो बीच में इस तरह से जो पर्वतनुमा संरचना बनी है ना, इसी को इंटरफ्लूव कहते हैं। कल को तुम क्या करोगे कि पढ़ोगे किसी पुस्तक में, वहां इंटरफ्लूव लिखा हुआ मिल गया तो चक्कर में पड़ जाओगे, अरे इसी को पर्वत कहते हैं और क्या, यही इंटरफ्लूव है। ये जो है ना, ये समिट है, मान लो ये माउंटेन है, ये समिट है, ये माउंटेन्स है। तो यही जब इसका अपर्दन हो जाएगा और जब छोटा हो जाएगा तो यही इंटरफ्लूव कहलाने लगता है। तो आप लिखो कि इंटरफ्लूव्स की आकृति में न्यूनता, पर्वतों में शीर्ष अपर्दन, घाटी में पार्श्व अपर्दन, देखो, तथा घाटी में अवसादों का निक्षेपण नहीं होता। घाटी में अवसादों का निक्षेपण नहीं होता क्योंकि नदियों के आयतन में निरंतर वृद्धि हो रही है। क्योंकि नदियों के आयतन में निरंतर वृद्धि हो रही है, अतः
अवसादों का जमाव असंभव है तथा अवसादों को नदियों के मुहानों पे निक्षेपित किया जाता है। या अवसाद नदियों के मुहानों पर निक्षेपित हो रहे हैं, जिसके कारण नदी मार्ग में विसर्पण का विकास होता है तथा तटबंधों के टूटने से फ्लड प्लेन्स का निर्माण एवं विस्तारीकरण होता है। अब लिखो ओल्ड स्टेज। यहां पे अगर हम देखें तो ये इस तरह से ये संरचना बन जाती है। क्यों इस तरह से संरचना बन गई है? क्योंकि यहाँ पर पार्श्व अपरदन शुरू हो गया। यहाँ जो माउंटेन है यहाँ पे इसको कहेंगे ये इंटरफ्लूव्स है। ये बन गया इंटरफ्लूव्स। घाटी का चौड़ीकरण हो रहा है और हमने इसको घाटी को कितना शार्प दिखाया है ना। देखो किस तरह से ये शार्प दोनों तरफ दीवार बना दिया है यहाँ, क्योंकि लंबवत अपरदन हो रहा है, समानांतर निवर्तन की क्रिया हो रही है। अब देखो ओल्ड स्टेज में देखो कुछ इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट तश्तरी नुमा, और ये इस तरह से शार्प, बिल्कुल शार्प। ये अब लास्ट स्टेज में तो ये बिल्कुल कहीं कहीं ये बना हुआ है, ये भी हल्का सा गायब ही हो गया है। ये हो सकता है कि शार्प दिखे। ये पैन प्लेन इस तरह से प्राप्त होता है। अब ओल्ड स्टेज में पहले लिख लेते हैं ना। लिखो ये है, ये पैन प्लेन है, PAN पैन प्लेन यहां मिल गया है। ये पैन प्लेन है। अब लिखो ओल्ड स्टेज में, लिखो पार्श्व अपरदन अत्यंत प्रबल, नदियों के आयतन अवसाद परिवहन क्षमता में सर्वोच्चता, सर्वाधिकता, इंटरफ्लूव्स में अंतःसरिता भूमि में निरंतर समानांतर निवर्तन की क्रिया कार्य करती है। निरंतर समानांतर निवर्तन की क्रिया कार्य करती है। अतः निरंतर समानांतर निवर्तन की क्रिया कार्य करती है। अतः ये कगार नुमा संरचना के रूप में प्राप्त होते हैं, यानी स्कार्प। ये देखो ये स्कार्प बन गया।
स्कार्प बन गया, कगारनुमा संरचना के रूप में प्राप्त होते हैं। तथा बाढ़ के मैदानों के कोलिशन से, यहां पर क्या हो रहा है, कोलिशंस ऑफ, कोलिशंस मतलब मर्जर यानी जुड़ना, यानी युग्मित होना। लिख लो कि बाढ़ के मैदानों के युग्मन से, कोलिशन से, युग्मन से विशाल फ्लड प्लेन्स का निर्माण होता है, विशाल फ्लड प्लेन्स का निर्माण होता है। विशाल फ्लड प्लेन्स का निर्माण होता है जिससे पैन प्लेन की संरचना बनती है, पैन प्लेन की संरचना बनती है। तथा पर्वतों के अवशिष्ट, पर्वतों के अवशिष्ट कगार के रूप में प्राप्त होते हैं, पर्वतों के अवशिष्ट कगार के रूप में प्राप्त होते हैं। पर्वतों के अवशिष्ट कगार के रूप में प्राप्त होते हैं। अगर पैन प्लेन का हम एक डायग्राम आपको बना करके दिखाना चाहें, कुछ इस तरह से बनेगा। ये पैन प्लेन का हम दृश्य दिखाते हैं आपको। तो ये इस तरह से यहाँ पर कगारनुमा संरचना ऐसे कहीं बनेगा और ये यहाँ पे इस तरह से नदियाँ मिएंडर करती हुई निकल रही हैं। यहाँ से भी नदियाँ इस तरह से, इसमें एक धारा इधर इस तरह से निकल रही है और यहाँ पर एक और कगारनुमा हम देखते हैं कि घाटी ऐसे बन सकती है। ये देखो, यहाँ से भी हो सकता है कि इधर नदियों का एक ब्रांच ऐसे जाए, इस तरह से नदियाँ बनने लगती हैं। ये पैन प्लेन है। इस डायग्राम को बनाना है इस तरह से, देखो ये पैन प्लेन है। ये यहाँ पे पहले, अब पैन प्लेन में क्या मिलता है, तो एक मिलेगा स्कार्प और ये सब जो डॉटेड भाग है ना, ये जो डॉटेड भाग है ये सारा है फ्लड प्लेन्स। ये जो हम डॉटेड भाग दिखा रहे हैं ये है फ्लड प्लेन्स, ये फ्लड प्लेन्स है। ये है पैन प्लेन और ये जो नदियां हैं ये देखोगे तो ये वही वितरिकाएं हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, यानी वितरिका है।
भी तरीकाएं हैं। ओके, तो ये पैन प्लेन का एक विहंगम दृश्य, जो आप इसको ड्रॉ करो और दिखाओ, लिखो इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका है मिसिसिपी बेसिन, यूएसए में। ये बहुत अच्छा उदाहरण है पैन प्लेन का। यहाँ पर्वतों के अवशेष क्या बन रहे हैं? पर्वतों के अवशेष स्कार्प हैं। 30 सेकेंड्स का समय और ले लो। यहाँ से भी चाहो तो एक धारा इधर भी निकाल दो, अभी तरीकाओं को ही तो दिखाना है। इस तरह से ये बनता है। इधर से चाहो तो एक धारा को, ट्रिब्यूटरीज को ले आओ, यहाँ से भी ट्रिब्यूटरीज को ले आओ, इसमें मिला दो, नेटवर्क दिखा सकते हैं इस तरह से आप। अब आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली डेविस क्या कर रहे हैं ना, कि डेविस में इस तरह की संरचना है पर्वत की, तो यहाँ अपर्दन करके डेविस यहाँ निक्षेपण कर दे रहे हैं, यहाँ निक्षेपण कर दे रहे हैं। तो इनकी संरचना देखो कैसे बन जाएगी। जो ए था वो अब A1 प्राप्त हो रहा है। यहाँ भी ये क्या कर रहे हैं, निक्षेपण कर दे रहे हैं, और यहाँ से लाकर ये निक्षेपण कर दे रहे हैं। तो डेविस की संरचना इस तरह से बन जा रही है। देखो ये डेविस की संरचना बन जा रही है, ऐसे बन जा रही है डेविस की संरचना, क्योंकि डेविस ना वैली में निक्षेपण कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी संरचना में अगर हम देखना चाहें कि इसमें वैली में अगर पार्श्व अपर्दन बहुत तेजी से हो जाए, तो ये जो ढाल है ये कटना शुरू हो जाएगा, दोनों तरफ से कटना शुरू होगा। तो इस तरह से ये कटते कटते अंत में क्या रह जाएगा, ये देखो अंत में एक स्कार्प रह जाएगा। ये अगर कटना शुरू हो जाए इस तरह से ढाल, यहाँ पर इधर से भी ढाल कटना शुरू हो जाए, तो ये अंत में क्या रहेगा, अंत में इस तरह से एक स्कार्प रह जाएगा। ये देखो ये स्कार्प रह जाएगा। तो इसीलिए इस तरह से संरचना मिल रही है पैन प्लेन की। आशा है कि आपको एक बिल्कुल क्लैरिटी मिल रहा होगा इसमें। ये डेविस साहब है। डेविस साहब इस तरह से अंडुलेटिंग सरफेस, तरंगित मैदान बनाते हैं। ये इनका हो जाएगा पेनी प्लेन। क्यों पेनी प्लेन और इसमें अंतर क्या है? क्योंकि इसमें जो कगार बन रहा है और जो पैन प्लेन है, तो पेनी प्लेन में स्लोप डिक्लाइन की प्रक्रिया, ढाल पतन की प्रक्रिया कार्य करती है। ढाल पतन की प्रक्रिया कार्य करती है, जहां घाटी में अवसादों का यहाँ जमाव दिखा रहे हैं। लेकिन पैन प्लेन में घाटी में अवसाद का जमाव नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है समानांतर निवर्तन की प्रक्रिया हो रही है, पैरेलल रिट्रीट काम कर रहा है। ये मैंने आपको समझने के लिए बताया कि अगर डेविस में हम इस तरह से पर्वत को देखेंगे तो क्या कर रहे हैं डेविस कि यहाँ पर्वत को काट तो रहे हैं, लेकिन यहीं पे निक्षेपण कर दे रहे हैं। यहाँ निक्षेपण हो जा रहा है इनका, यहाँ निक्षेपण हो जा रहा है इनका। तो डेविस ऐसे अंडुलेटिंग दिखेंगे। लेकिन इसी घाटी को अगर तुम पार्श्व अपर्दन से तेजी से काटना शुरू कर दो और घाटी में जमाव नहीं करोगे, तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, ये घट करके ये स्लोप स्टीप हो जाएगा और अंत में कगार जैसा शेष रह जाएगा। दोनों तरफ से कटने के बाद, इधर से भी कट रहा है, इधर से भी कट रहा है, इधर से भी कट रहा है, इधर से भी कट रहा है। तो अंत में देखो ये कगार नुमा संरचना ऐसे रह जाता है। यहाँ पे यही मूल अंतर है दोनों में, और पैन प्लेन ज़्यादा प्राप्त होता है रियलिटी में। तो अब आपको हम समझा दें कि भाई पैन प्लेन और पेनी प्लेन में अंतर क्या है। एक तरफ हम ले लेते हैं पेनी प्लेन, दूसरी तरफ ले लेते हैं पैन प्लेन। ये प्रश्न तो आ सकता है कभी भी ना। देखो भविष्योन्मुखी प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं आईएएस बनने की प्रक्रिया में। पीसीएस का तो अभी इतना हैसियत नहीं है यहां तक आने का। तो पेनी प्लेन क्या है कि पेनी प्लेन में ये डेविस के अपर्दन चक्र का अंतिम उत्पाद्य है।
अंतिम उत्पाद्य है। तो ये क्रिकमे के साइकिल का अंतिम उत्पाद्य है ना। दूसरा है कि इसमें स्लोप डिक्लाइन की प्रक्रिया कार्य करती है, यानी ढाल पतन की प्रक्रिया कार्य करती है। इसमें समानांतर निवर्तन की प्रक्रिया कार्य करती है। इसमें द्रव्यमान संचरण की प्रक्रिया क्या है? अधः क्षय की प्रक्रिया है। इसमें है पश्च क्षय। अब ये अधः क्षय पश्च क्षय हम आपको बहुत शानदार पढ़ाएंगे, आपको बस मजा आ जाएगा। ढाल सिद्धांत जब पढ़ाएंगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा और भूआकृति विज्ञान के आप जाने माने विद्वान बन जाओगे अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो। और एक बार फिर से रिवाइज करवाएंगे तो सब चमक जाएगा, चिंता नहीं करो। तो ये द्रव्यमान संचरण की प्रक्रिया है, यहाँ पश्च क्षय, इसमें अधः क्षय है, यहाँ पर पश्च क्षय की प्रक्रिया है। इसमें घाटी में क्या हो रहा है? निक्षेप हो रहा है, जिससे क्या बनता है? ग्रेडियंट स्लोप बन जाता है, रादर ग्रेडेड स्लोप कहते हैं इसको। प्रवणित ढाल, हिंदी में लिख लो, प्रवणित ढाल बन जाता है। इसमें घाटी में क्या है? इसमें घाटी में हो रहा है अपर्दन, है ना। और अपर्दन के कारण क्या बन रहा है? कगार नुमा ढाल बन रहा है। फिर अगर 4 पॉइंट लिख लिए तो और लिखते हैं। अब इसमें हमारा 5वां पॉइंट, हमारा 5वां पॉइंट है कि पेनीप्लेन में क्या है कि जो पर्वतों के अवशेष हैं, पर्वत के अवशेष हैं, वो क्या कहलाते हैं? मोनैडनॉक्स। यहाँ क्या कहलाते हैं? एस्कार्प। ये मोनैडनॉक्स हैं। मोनैडनॉक की संरचना क्या है? गोलीय। एस्कार्प कैसा है? खड़ी ढाल वाला संरचना है। फिर छठा क्या कंपैरिजन होगा? ये तरंगित मैदान है। तरंगित ऐसे होगा ना, तरंगित, पता नहीं यार, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो थोड़ा। ये तरंगित मैदान है, यानी इसका क्या है? अवतलोत्तल परिच्छेदिका है। अवतलोत्तल परिच्छेदिका है, कई बार समझाया। यहां पे आओगे, 5वां था, छठा है। तो ये फ्लैट सरफेस है, फ्लैट तश्तरी नुमा संरचना है इसकी। और इसमें और कंपैरिजन देखेंगे तो डेविस ने कहीं भी निक्षेपण का प्रयोग ही नहीं किया है अपने मॉडल में कि कहीं निक्षेपण हो सकता है, ऐसा डेविस ने कहीं लिखा ही नहीं। लेकिन पैनप्लेनेशन में है, इसने निक्षेपण क्रिया अनुपस्थित है। लेकिन इसमें क्या है कि शीट या चादर नुमा निक्षेपण बाढ़ के मैदान पर, चादर नुमा निक्षेपण बाढ़ के मैदान पर होता है, ऐसा परिकल्पित करते हैं। फिर 8वां क्या होगा? ये आदर्शवादी है। और इधर क्या है? व्यवहारिक है। इधर क्या है? लंबवत एवं क्षैतिज अपर्दन दोनों पर बल है। इधर
क्षैतिज या पार्श्व अपर्दन पर अधिक बल है। पार्श्व अपर्दन पर अधिक बल है। क्षैतिज अपर्दन, पार्श्व अपर्दन पर अधिक बल है। तो आपको ध्यान देना है कि कितना ज़्यादा कंपैरिजन हो सकता है और इतना पॉइंट्स अगर आप सुंदर पैराग्राफ में लिखोगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल फिर हम लोग क्लास करेंगे 8 से 10। 8 से 10 ही आपका क्लास लेने वाले हैं कल भी।